सवाल पूछिए, अगर मतलब जो भी मैं बता रही हूँ उसके बीच में अगर कोई डाउट्स आ रहे हैं या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यू कैन ऑलवेज आस्क मी। ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आई रिट्रीवल होता है वो किसी के मृत्यु के 6 घंटे के अंदर हमें रिट्रीव करना होता है, ठीक है। ये नहीं कि ये तो whoever is dead after 10 hours, 12 hours, 18 hours भी हम जाके ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो जितनी जल्दी हो सके, बट जो उसकी अपर लिमिट होती है 6 आवर्स, कभी कभी हम उसको स्ट्रेच करके 8 आवर्स तक भी जा सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि बॉडी किस कंडीशन में रखी गई है। कई बार घर पे ही वो लोग कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं उसको फैन ऑफ करके, अगर ढंग से रखी गई है तो हम थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं लिमिट, बट आइडियली जो है 6 घंटे के अंदर रिट्रीव होना चाहिए, ठीक है। और आप पूछिए, एनी क्वेश्चंस आर देयर, यू कैन कीप आस्किंग मी। कोई भी आई डोनेट कर सकता है? हाँ जी, कोई भी आई डोनेट कर सकता है, किसी भी एज ग्रुप के लोग, एंड ऑल्सो अगर कोई बीमारियां हैं तो भी डोनेट कर सकते हैं। बहुत लिमिटेड कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं, एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस की वो लोग नहीं कर सकते, एंड वो मोस्टली इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक कॉमन एग्जांपल है HIV हो गया या ऐसा कुछ हो गया, ओनली देन पेशेंट इज नॉट एलिजिबल फॉर ट्रांसप्लांट फॉर ऑब्वियस रीजंस। या फिर कुछ न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस भी होते हैं, रेबीज हो गया या ऐसा कुछ, बट बहुत ही लिमिटेड ऐसे कंडीशंस होते हैं जिसमें कोई आई डोनेट नहीं कर सकता। बट इवन जैसे कोमोबिलिटीज होती है ना, डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, यू कैन डोनेट। इवन वन मोर कॉन्ट्राइंडिकेशन इज लाइक स्टेज 4 कैंसर हो गया, वेयर इट्स डिसेमिनेटेड, पूरे बॉडी में स्प्रेड हो चुका है, देन इट्स अ कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर आई डोनेशन। सो बट एज लिमिट कोई नहीं होती, 90, 95, 2 ईयर ओल्ड, 3 ईयर ओल्ड कोई भी डोनेट कर सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ एक होती है, जैसे आप लोगों ने सब सुना होगा या पता होगा, एक आइडिया होगा, प्लेजिंग ऑफ ऑर्गन्स। आप अपने ऑर्गन्स को प्लेज कर सकते हैं व्हेन यू आर अलाइव, है ना। एक फॉर्म आता है ऑर्गन डोनेशन का, आप उसमें भर के अपने ऑर्गन्स को वॉलंटियर प्लेज कर सकते हैं कि आफ्टर योर डेथ योर ऑर्गन्स कैन बी रिट्रीव्ड फॉर ट्रांसप्लांटेशन। बट इस चीज़ में एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब हम ऑर्गन रिट्रीवल के लिए जाते हैं तो जो मर गया वो तो इज डेड ऑलरेडी, बट हमें परमिशन लेनी पड़ती है। वो परमिशन हमें किससे मिलती है? इमीडिएट फैमिली मेम्बर से। जब हम किसी के घर पे जाते हैं रिट्रीव करने के लिए, तो ऑब्वियसली उनके जो नेक्स्ट ऑफ किन होते हैं, क्लोज रिलेटिव्स होते हैं, उनको हमें परमिशन दी होती है। तो अगर आपने अपने ऑर्गन्स प्लेज भी किए हुए हैं, बट अगर आपके रिलेटिव्स मना कर देते हैं कि नहीं हमें नहीं करवाना, तो आप कोई नहीं कुछ कर सकता। सो जब भी आप अपने ऑर्गन्स को प्लेज करते हैं, आपको ये चीज़ अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी डिस्कस करना है कि मैं अपने ऑर्गन्स को प्लेज कर रहा हूँ, मेरे मृत्यु के बाद प्लीज़ whoever comes to take, let them take it। दोनों के बीच में क्लैश नहीं होना चाहिए कि आपने तो बोल दिया मैंने प्लेज कर दी है और घर वालों को कुछ पता ही नहीं है और उन्होंने नहीं करना, ठीक है। भले ही आपने कंसेंट दिया हो इस चीज़ के लिए, बट आपके डेथ के बाद फाइनल जो अथॉरिटी होती है वो आपके रिलेटिव्स के पास होती है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप काउंसलिंग भी करते हैं, अभी आप प्लेज फॉर्म भरवा रहे हैं, तो आप प्लेज फॉर्म तो भरवा रहे हैं सबसे, बट आपको ये भी उनको साथ में बताना है कि प्लीज़ डिस्कस विद योर फैमिली मेम्बर्स। उनको भी आप प्रमोट करिए करने के लिए, बट एट द सेम टाइम अपने थॉट्स, अपनी इच्छाएं उनके साथ भी शेयर करिए कि मुझे करना है, आप किसी को रोकना मत, ओके। एंड दूसरी बात, अगर आपने प्लेज भी नहीं किए हैं, फॉर एग्जाम्पल फॉर सम रीज़न आपकी डेथ हो जाती है, लेकिन आपके फैमिली मेम्बर्स वॉलंटियर कर सकते हैं। डेथ के बाद आपके फैमिली मेम्बर्स बोल सकते हैं कि आप इनके ऑर्गन्स या आइज रिट्रीव कर सकते हैं, दे सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें हॉस्पिटल्स में ईजियर होती हैं, क्योंकि जैसे जो लोग क्रिटिकल कंडीशन में होते हैं, स्पेशली ICU वगैरह में, तो वहाँ पे हॉस्पिटल्स के अपने काउंसलर्स होते हैं। ICU में हॉस्पिटल के काउंसलर्स होते हैं। जब पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन में चला जाता है, वी नो दैट दिस पर्सन कैन नॉट बी सेव, वहाँ पे काउंसलर्स होते हैं जो जाके फैमिली मेम्बर्स की काउंसलिंग करना शुरू कर देते हैं कि ये ऑप्शन है, आपके रिलेटिव शायद मतलब उनको सेव करना मुश्किल है, आप उनके ऑर्गन्स को डोनेट कर सकते हैं। लेकिन जब होम डेथ हो जाता है, सडन हो जाता है, किसी को कुछ आइडिया ही नहीं कि कैसे क्या करना है, तब थोड़ी मुश्किल होती है। बट नाउ डेज ऑर्गन डोनेशन हैज़ बिकम वेरी इजी। मतलब अब बस एक फ़ोन कॉल, यूनिवर्सल नंबर्स होते हैं,
जिसके ऊपर आप डायल करके एंड दे विल कनेक्ट यू टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल, जो नज़दीक के हॉस्पिटल होते हैं, दोज हु आर रजिस्टर्ड एज आई कलेक्शन सेंटर्स। एक होता है मतलब आई बैंक, जहाँ पे वो कलेक्ट करके आईज रखते भी हैं, डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं, सर्जरीज भी करते हैं, और दूसरे होते हैं आई कलेक्शन सेंटर्स। दे आर नॉट बैंक्स, दे ओनली कलेक्ट करके वो आई बैंक को सप्लाई करते हैं, ठीक है। सो बहुत सारे हॉस्पिटल्स दे आर रजिस्टर्ड एज आई कलेक्शन सेंटर्स। सो अब आप उन यूनिवर्सल नंबर्स पे कॉल करेंगे तो दे विल हेल्प यू एंड कनेक्ट यू कि भाई आपके नज़दीक में ये हॉस्पिटल है, हम वहाँ पे फ़ोन करके इन्फॉर्मेशन दे देंगे एंड वन टीम विल रीच यू इमीडिएटली कलेक्ट करने के लिए। जो आई कलेक्शन का टोटल टाइम होता है दैट इज जस्ट 15 to 20 मिनट्स, उससे ज़्यादा लगता नहीं है टाइम आई रिट्रीव करने में। तो कई बार लोगों को ये जल्दी रहती है कि जो रिचुअल्स होते हैं ना डेथ के बाद बॉडी को क्रिमेशन के लिए ले जाना या बरियल के लिए ले जाना, उन लोगों को वो टेंशन रहती है, पता नहीं कब आएगी टीम, कब करेगी, कितना टाइम लगेगा, हमें ये सब करना है। तो आई कलेक्शन में इट डजंट टेक मोर देन 15 to 20 मिनट्स। ट्रांसप्लांट कितना सक्सेसफुल होता है? सो उसका कोई ऐसे परसेंटेज नहीं होता सक्सेस एंड फेलियर डिफाइन करने का, बट हाँ हम किसी और के ऑर्गन, आपके किसी और के शरीर में जब ट्रांसप्लांट करते हैं तो कई बार बॉडी की टेंडेंसी होती है उसको रिजेक्ट करने की, ठीक है। सो दैट्स कॉल्ड रिजेक्शन। जैसे हार्ट, लंग, किसी भी ट्रांसप्लांट में वो रिजेक्शन का एक रिस्क रहता है। ऑल्सो ट्रांसप्लांट लाइक एनी अदर सर्जरी, जो कॉमन एक रिस्क रहता है ना इन्फेक्शन का या फिर थिंग्स लाइक दैट, वो सब तो ट्रांसप्लांट में भी होता है। इन्फेक्शन का होता है, ग्राफ्ट के फेलियर का होता है, ग्राफ्ट के रिजेक्शन का रिस्क होता है। तो कई बार तो 10-15 ईयर्स तक कोई इशू नहीं होती, उन्होंने ट्रांसप्लांट कराया होता है, 15-20 साल तक आराम से चलता है, अचानक से 15 ईयर में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, रिजेक्शन हो गया या इन्फेक्शन हो गया। सो ऐसा कोई परसेंटेज नहीं है टू डिफाइन व्हाट इज सक्सेस, व्हाट इज फेलियर। एंड ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सक्सेस एंड फेलियर मोस्टली कब डिफाइन होता है कि भाई जो मैंने शुरू में कहा, अगर पीछे सब ठीक है, ऑप्टिक नर्व ठीक है, रेटिना ठीक है, देन ट्रांसप्लांट करने के बाद नजर आएगा। एंड मोस्टली हम सक्सेस और फेलियर उसी से डिफाइन करते हैं कि विजन में वाकई में इम्प्रूवमेंट हुआ या नहीं, अब वो पेशेंट देख पा रहा है या नहीं। अगर हमारा प्री ऑफ इवैल्यूएशन अच्छा है, ढंग से हमने स्क्रीन किया है, जो कैंडिडेट सही है ट्रांसप्लांट के, देन मोस्ट लाइकली 99% ऑफ द केसेस विजन आता है पेशेंट को। उसके बाद क्या प्रॉब्लम्स आती है उससे सक्सेस फेलियर डिफाइन नहीं होता। ट्रांसप्लांट करने के बाद पेशेंट को विजन बेटर हुआ या नहीं, दैट इज सक्सेस। प्रॉब्लम्स तो 15 साल 20 साल बाद भी आ सकती है ट्रांसप्लांट में, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो सक्सेसफुल नहीं था। ट्रांसप्लांट तो सक्सेसफुल हुआ बट बाद में किसी प्रॉब्लम की वजह से वो फेल हुआ। मैम फिर से हो सकता है ट्रांसप्लांट? यस, ट्रांसप्लांट कैन बी डन अगेन, बट जितनी बार ट्रांसप्लांट करते हैं उसके फेलियर या प्रॉब्लम्स के चांसेस इंक्रीज होते हैं। फर्स्ट ट्रांसप्लांट इज मतलब फ्रेश जब फर्स्ट टाइम करते हैं उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। मैम जो बाय बर्थ ब्लाइंड होते हैं उनका केस में सक्सेसफुल होता है? अगेन सेम थिंग, बाय बर्थ ब्लाइंडनेस है क्यों? कॉर्नियल प्रॉब्लम की वजह से है तो हाँ कर सकते हैं। अगर बाय बर्थ प्रॉब्लम ग्लोकोमा की वजह से तो ट्रांसप्लांट करके क्या होगा? Ma'am, is there any religious objection to donation? No, not at all. There are but many religious myths are there. लोगों को यही सब लगता है, ये सब तो आपको पता ही होगा, I don't need to repeat all this. मतलब बट ये इस टाइप के अंधविश्वास से भी एटलीस्ट सिटी में थोड़े बहुत जिनको थोड़ा भी एजुकेशन है ना, ये सब कम ही है कि अगले जन्म में अंधा पैदा होंगे हमारे, बट ये कम हो गया है, बहुत ज़्यादा कम है ये। मैम जैसे ग्लूकोमा की वजह से कि पेशेंट को ग्लूकोमा है, क्या वो भी आर्गुमेंट हो सकता है? हाँ, क्योंकि हम तो कॉर्निया यूज़ करेंगे केवल उसका, लेकिन हाँ बहुत सारे ग्लोकोमा पेशेंट्स में हमें स्क्रीन जैसे जब आई डोनेट होके आती है, अब जो ट्रांसप्लांट हम करते हैं वो भी अलग अलग रीजंस के लिए करते हैं। कभी कभी केवल एक आँख में बहुत ही मतलब इन्फेक्शन बिल्कुल मेडिकल ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा, तो कभी कभी हमें वो पुतली को चेंज करना पड़ता है। तो जो आई हम रिट्रीव करके लाते हैं उसको हम असेस करते हैं रिट्रीव करने के बाद कि उसकी क्वालिटी क्या है। जो सबसे बेस्ट क्वालिटी वाली कॉर्नियाज होती हैं वो यूजुअली उसको हम ऑप्टिकल ट्रांसप्लांट बोलते हैं, ऑप्टिकल पर्पस के लिए करते हैं, वो विजन के लिए होता है।
बाकी जैसे मैंने कहा इन्फेक्शन वगैरह के लिए उसमें पुअर क्वालिटी की भी आइज यूज़ हो सकती है, कॉर्निया यूज़ हो सकती है। तो बहुत बार जैसे ग्लोकोमा या ऐसे कुछ कंडीशंस होते हैं वो उसकी जो क्वालिटी होती है हो सकता है एकदम बहुत अच्छी ना हो, बट ऐसा नहीं है कि वो यूज़ नहीं हो सकता, वो किसी ना किसी पर्पज़ के लिए यूज़ होता ही है। कुछ नहीं तो रिसर्च के लिए यूज़ होता है, जो मेडिकल फील्ड में कितना इम्पोर्टेंट है। एज सर्जन्स हम जब शुरू में पोस्ट ग्रेजुएशन में थे, हमने अपनी सूचरिंग कटिंग सब आइज पे ही सीखी है। शुरू में बोट आइज भी यूज़ होती है, ह्यूमन आइज भी जो ट्रांसप्लांट के लिए सूटेबल नहीं होती, कई बार ले आते हैं एंड देन असेसमेंट के बाद पता चलता है ये ट्रांसप्लांट के लिए सूटेबल नहीं है, तो हम उस पर रिसर्च के लिए यूज़ करते हैं, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये सब जो कुछ इंफॉर्मेशन है, आई मीन यू हैव टू बी वेरी ओपन विद पेशेंट्स। हालांकि जब ट्रांसप्लांट होता है आइडेंटिटी रिवील नहीं होती किसी, ना डोनर की ना आप किस में ट्रांसप्लांट कर रहे हो उसकी आइडेंटिटी नहीं रिवील होती, लेकिन आपको ये जो भी डोनेट कर रही है फैमिली, उनको पूरी इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ ओनली फेयर कि आप उनको सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर कट बता दें कि आप आइज डोनेट कर रहे हैं, ये ट्रांसप्लांट के लिए भी यूज़ हो सकती है। नहीं मैम, बस खाली कॉर्निया में अगर कोई है ट्रांसप्लांट सिर्फ कॉर्निया ही होता है। अगर कॉर्निया में कोई दिक्कत है या वाइटनेस आ रखी है या फिर चोट लगी है उसकी वजह से, तो हम उसमें ये पुतली का ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। तो ब्लाइंडनेस बहुत सारे कारणों की वजह से होती है, मेनी रीजंस। आई के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो ब्लाइंडनेस मतलब किसी भी पार्ट को अगर मतलब इफ इट इज अफेक्टेड बाय सम डिजीज, किसी भी बीमारी या डिजीज की वजह से कोई भी पार्ट आई का खराब हो रहा है तो ब्लाइंडनेस कर सकता है। अगर जैसे रेटिना में प्रॉब्लम हो, रेटिनल डिटैचमेंट हो गई हो ग्लोकोमा की वजह से, है ना, बहुत सारे रीजंस होते हैं। लेकिन कॉर्नियल ट्रांसप्लांट सिर्फ उन्हीं लोगों को फायदा करता है जिसमें ब्लाइंडनेस कॉर्निया की बीमारी की वजह से हो, ठीक है। बाकी सब ठीक होना चाहिए उस इंसान में, उस पेशेंट में, ओनली अगर उसकी ऑप्टिक नर्व हेल्दी हो, रेटिना हेल्दी हो और सिर्फ एक्सक्लूसिवली मतलब सिर्फ कॉर्निया इन्वॉल्व हो, तब अगर हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो वो पेशेंट को विजन वापस आएगा। हर किसी अंधे में या ब्लाइंड पेशेंट में हम ट्रांसप्लांट करने का कोई फायदा नहीं होता। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमें ये देखना होता है कि किस में फ़ायदा करेगा, है ना। सो वन इज़ दैट। सेकेंड चीज़ जो बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है लोगों में कि हम पूरी की पूरी आई वॉल को ही ट्रांसप्लांट कर देते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम जितना भी बाहर और जो हम आई डोनेशन में ले रहे हैं पूरी की पूरी, ऐसा नहीं होता। ये बहुत लोगों का मानना ऐसा होता है। इनफैक्ट इवन मेडिकल फील्ड में आई एम श्योर हम में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको यही लगता है कि पूरी की पूरी आई ट्रांसप्लांट होती है, वैसा नहीं होता। बिकॉज एक बार ऑप्टिक नर्व कट हो जाती है, उसमें कुछ मतलब देयर इज नो होप कि उसमें फिर विजन आएगी। तो हम सिर्फ ये जो ट्रांसपेरेंट जो पारदर्शी पार्ट होता है हमारे आई का, जिसको हम कॉर्निया बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, दैट इज द ओनली पार्ट व्हिच इज ट्रांसप्लांटेड। भले ही हम जब रिट्रीव करते हैं आईज को जो मरने के बाद जो डोनेट करते हैं, कई बार हम पूरी की पूरी आईबॉल लाते हैं मतलब रिट्रीव करके, उसमें से फिर हम जो कॉर्नियोस्क्लेरल बटन है उसको प्रिजर्व करते हैं एंड फिर उसमें से कॉर्निया ट्रांसप्लांट करते हैं। लेकिन जो ट्रांसप्लांट वाली पार्ट है वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्निया होती है। Very well explained. I think about start pledging about got to be covered. मैम एक कॉर्निया रिट्रीवल से कितने लोगों को लाइफ जा सकती है? आज के दिन में एक इंसान के आई डोनेशन से एटलीस्ट 4 पीपल कैन गेट 4। हम यूजुअली 2 बोलते हैं, बट आजकल नाउ इज द एज ऑफ लैमेलर ट्रांसप्लांट्स, लेयर ट्रांसप्लांट। दैट मीन्स एक ही आई की एक कॉर्निया 2 ट्रांसप्लांट्स के लिए यूज हो सकती है। एक लेयर एक चीज़ के लिए, दूसरी लेयर दूसरी चीज़। तो अगर हम दोनों आइज को मिलाएं तो आज के एज में एक ही आदमी 4 लोगों को विजन दे सकता है। 10 साल पहले 15 साल पहले ऐसा नहीं था, एक कॉर्निया एक ही में यूज होती थी। अब एक कॉर्निया 2 लोगों पे भी यूज हो सकती है।